ओके। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कामयाब इंडियन एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना जहाँ तक साइंस के टॉपिक हो गए आज उससे आगे लेके चलते हैं। अपन कोशिका पढ़ रहे हैं। आज कोशिका की आगे बात करते हैं कि आखिर जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्या होती है। पहली चीज़ ध्यान रखना, इनके अंतर मैं बताऊंगा, वो पूछूंगा कि किसमें तो पादप कोशिका में पाई जाती है और किसमें जंतु कोशिका में पाई जाती है। अब मैंने आपको कल ये डायग्राम समझाया था, वापिस इसी को रिपीट कर देता हूं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। चलो शुरू से समझाता हूं आपको, 2 मिनट और लगेंगे। जिस प्रकार पादप की एक पत्ती होती है, उस पत्ती को उठाया है ना, तो माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसको जूम करके देखा, तो उसमें क्या है, जूम करने पर अपन को ऐसी जैसी संरचनाएं दिखाई दी। उसमें अपन को माइट्रोकॉन्ड्रिया दिखाई दिया। जब वैज्ञानिक की माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान ने। अल्टमान ने क्या किया, इसकी खोज की थी, उसको माइट्रोकॉन्ड्रिया दिखा, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज के लिए उसने माइट्रोकॉन्ड्रिया को खोल के अंदर से उसकी संरचना देखी। उसी प्रकार जैसे कि इसमें देखा कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में तो पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती। ये अपना एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या हो गया कि इसमें रिक्तिकाएं बड़े आकार में होती है। अब देखो ये गोलाकार सी ऐसी जब जूम करके संरचना देखी गई माइक्रोस्कोप में, तो रिक्तिकाएं क्या हुई, बड़ी आकार में दिखाई दी। इसमें जबकि रिक्तिकाएं छोटे आकार में अविकसित दिखाई गई। इसमें क्या हुआ कि पूर्णतः विकसित कोशिका पाई गई रिक्तिकाएं, इसमें अविकसित कोशिकाएं पाई गई। दूसरा अंतर ये हो गया। फिर दूसरी चीज याद रखनी है कि इनके कार्य क्या क्या हैं। पहली चीज, आपको जो इनमें मटेरियल दिख रहा है ना, कि इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया दिख रहा है और गोल्जिकाएं दिख रही है। यदि जिसने नहीं पढ़ा तो सर ने अपलोड कर रखी है क्लास, एक बार उनको देख लेना, है ना। यदि फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर पूछना मेरे से, मैं आपको वापिस बता दूंगा 5-10 मिनट लेके। अब इनमें अंतर करते हैं अपन। तो अंतर क्या लिखेंगे? अब पहला सारणी बनानी है आपको। पहली लिखनी है पादप कोशिका, और दूसरी क्या लिखनी है? जंतु कोशिका। बेटा ये अंतर बहुत मोस्ट होते हैं। ये 4 लाइनों में से 4 क्वेश्चन आपको निकाल के दे सकता है एग्जामिनर। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं सिर्फ नो, मतलब बिल्कुल लो बेसिस पे, जिनका ज्ञान अपन को शुरू से होता है लेकिन उस ज्ञान का सदुपयोग अपन नहीं कर पाते हैं। तो वो सदुपयोग करना सिखा रहा हूं मैं आपको। पहली बात, पहला अंतर क्या लिखाया था मैंने कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। लाइन खींच लेना इसके बीच में, ये अंतर बनाना, और फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन कैसे दूंगा इसके भी ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे दूंगा कि पादप कोशिका में कोश पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, इस चीज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती। अब इसी एक एग्जामिनर सिर्फ कोशिका भित्ति को पकड़ेगा, इससे 5 क्वेश्चन बना देगा आपको, ये ध्यान रखना। और मैं भी 5 क्वेश्चन आपको बना के दूंगा। दूसरी चीज, पौधे क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया कि पादप में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आपको क्लोरोप्लास्ट बनाना है यहाँ पर, और ऐसी सिक्को जैसी संरचनाएं होंगी। क्या पाया जाता है? हाँ, तो इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो और जबकि किसमें, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो अंतर क्या हो गया कि
इस कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। यदि गलती से मैंने ये पूछ लिया क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता, और उसका आंसर ये नहीं आया, तो आपका साइंस पढ़ना तो बिल्कुल ही बेकार है। जब आप एक पौधे में और एक जंतु में ही अंतर नहीं कर पा रहे, तो समझ लेना आप क्या कर सकते हो। इसमें नहीं पाया जाता। बेटा ये चीज आपने नहीं बताई ना, तो प्रकाश संश्लेषण से आपसे ही भोजन बनवाऊंगा मैं, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, मैंने आपको बताया कि इसमें रिक्तिकाएं विकसित रूप में बड़े आकार में पाई जाती है, जबकि इसमें रिक्तिकाएं अविकसित होती हैं। इसमें रिक्तिकाएं विकसित होती हैं, जबकि इसमें रिक्तिकाएं क्या होती हैं, अविकसित। इसमें रिक्तिकाएं अविकसित होती हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने आपको, डायग्राम के माध्यम से ये रट जाना चाहिए, ध्यान रखना। दूसरी चीज, इसमें केंद्र क्या होता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के पास में होता है, जबकि जंतु कोशिका में मध्य में होता है। ये चीज लिखो। इसमें केंद्रक कोशिका भित्ति के पास में होता है। इसमें कोशिका भित्ति के कहाँ होता है, भित्ति के मध्य होता है। दूसरी बात, पौधे होते हैं, पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसका निर्माण करते हैं, भोजन का। जबकि जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक भक्षी जीव है, पौधों से जो उनका बनाया हुआ भोजन है उसको खाते हैं। ये आपके समझाया था मैंने। अब इसमें क्या लिखना है, जब पौधे भोजन का इकट्ठा करते हैं, भोजन को जो इकट्ठा करके रखते हैं वो स्टार्च के रूप में करते हैं, जबकि मनुष्य है वो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा करके रखता है। तो पांचवा अंतर क्या हो गया अपना, पादप कोशिका स्टार्च के रूप में करते हैं। अब इसमें बात करें तो जो जंतु कोशिका होती है वो किसमें करती है, ग्लूकोज के रूप में। आइंस्टीनो सुनो, और किसी को अंतर पता है, बताओ।
चीज को बताएंगे। अब ये मत कह देना कि ये तो पादप कोशिका में पाई जाती है, ये जंतु कोशिका में पाई जाती है ना। दूसरी चीज ये लिख लिया। चित्र बना लिया, इस तरीके से लिखना। इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें ये पाया जाता है, अपने अंतर कर लिए। अंतःप्रद्वी जालिका की बात कर ली कि अंतःप्रद्वी जालिका में किसमें तो खुरदरी होती है और किसमें चिकनी होती है। बेटा इनकी बात करूंगा मैं अभी, क्या है इनका पूरा विस्तृत रूप लूंगा ना जब, अभी मैं लिखा दूंगा, आपके दिमाग से फिसलेंगे। अब दूसरी बात क्या करते हैं, आज आपके लिए टेस्ट के रखा था मैंने कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा। पहले इतने अंतर ये क्या है, जो मैंने 5 लिखाए हैं ये सीधे सीधे ऐसे कैसे आते हैं। अब इनमें ही आप नहीं अलग कर पाओ, अंतर कर पाओ, तो फिर आगे चल के तो ये क्या डीपली बन जाएंगे। अभी धीरे धीरे आप कोशिका के बारे में अंदर तक घुस रहे हो। जैसे कि आप अपन ने ये बाह्य संरचना देखी, फिर इसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया देखा, माइट्रोकॉन्ड्रिया की भी खोज देखी, देखा किसने देखा, कार्य देखा, तो ऐसे धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं अपन। और पूरी कोशिका को खत्म करने के बाद में पता चलेगा एक कोशिका कैसे विभाजन करके पूरे धीरे 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 कैसे विभाजित होती है। लिख लिया ये चीज। अब आपके लिए थोड़े से क्वेश्चन हैं, उससे पहले अपन एक चीज और समझेंगे। क्या समझेंगे, मैंने बताया था आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। टिक में अंतर क्या समझेंगे, अंतर कि आखिर सर आपने शब्द बोला प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, इसमें अंतर समझेंगे। पहली चीज समझो, यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक किसमें पाया जाता है, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, और इनमें जीवाणु, जो जीवाणु होते हैं ना छोटे छोटे, उनमें उन्हें प्रोकैरियोटिक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्योंकि इनकी संरचना के आधार पे कहते हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई, इनमें अंतर, अंतर लिखते हैं। अंतर क्या है, पहले तो ये जो यूकैरियोटिक है होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं। अरे बेटा वो तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले आप समझो कि मनुष्य की बात कर रहे हैं, जंतु की बात कर रहे हैं, तो वो किसमें पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जंतु कोशिका, जंतु व पादप में पाए जाते हैं। इतना भी ध्यान रखना है, जितना मैं माइंड में घुसा रहा हूं ना आपके, उतना अंदर तक ध्यान रखना है कि ये जंतु कोशिका और पादप में पाए जाते हैं। और ये पाए जाते हैं नील हरित शैवाल, जीवाणु। अब मैं एक चीज का नाम लिख रहा हूं, माइको प्लाज्मा। इस शब्द का नाम सुना है आपने, माइकोप्लाज्मा क्या होता है ये। मैंने आपको माइकोप्लाज्मा एक शब्द लिखा था कि यह कोशिका की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। समझ में आया। अब सुनो, पहली बात बेटा क्या हुआ, अब इनमें क्या करते हैं अपन अंतर। पहली चीज कि जो मैंने आपको बताया कि एक तो माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, ये कोशिका अंग होते हैं, है ना। कोशिका अंग बताया कि ये तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, इसलिए मैं अंतर करा रहा हूं कि किसमें तो कोशिका अंग पाए जाते हैं और किसमें नहीं पाए जाते। अभी आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लो माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में दे दिया कि प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक में, या फिर प्रोकैरियोटिक में कौन सा कोशिका अंग नहीं पाया जाता, क्वेश्चन दे दिया। अब उसमें लिख दिया माइट्रोकॉन्ड्रिया, लिख दिया ये, लिख दिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता, यदि आपको पता होगा तो माइट्रोकॉन्ड्रिया कर दोगे, क्योंकि मेन चीज ही मैं इतना सा लिखूंगा कि इसमें कोशिका अंग पाए जाते हैं,
जंतु कोशिका में, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में और प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। अब इनके अंतर का डिफाइन करूंगा और एक एक लाइन समझाऊंगा मैं आपको इस चीज के बारे में। अभी बस नॉलेज दे रहा हूँ और ये शब्द दिमाग में डाल रहा हूँ, फिर मैंने अंतर आपको मैंने पीडीएफ के रूप में लिखे हुए हैं। अब उनका एक एक पॉइंट समझाऊंगा, पहले समझना। उतारने में तो आप वैसे माहिर हो, क्योंकि मैं तो लिख नहीं रहा, फिर भी काफी लोग उतार रहे हैं। तो पहले समझाऊंगा एक एक पॉइंट को। उससे पहले आपकी पीडीएफ की डिमांड थी, क्वेश्चनों की डिमांड थी, तो इसलिए क्वेश्चन करते हैं अपन। एक एक क्वेश्चन आखिर अपन ने जो जहां तक पढ़ा उसके क्वेश्चन क्या है। अब बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है, जिसने जवाब नहीं दिया ना वो ध्यान रखना। और ये आए हुए क्वेश्चन सारे लिए हैं मैंने। अब देखो, पहला क्वेश्चन ही अपन समझते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा तो फेवरेट है ही, बाकी एग्जामिनर का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। दिख रहा है आपको? पहली चीज, क्वेश्चन ऐसे आता है जो मैंने आपको बताया है कि कोशिका की सेल की बात करेंगे कि कोशिका की खोज किसने की गई। तो आपको मात्र चार ऑप्शन मिलेंगे। आपको किसके द्वारा की गई? इसमें दो दो ऑप्शन आ गए शायद। हाँ, नहीं अब रॉबर्ट ब्राउन भी ऑप्शन आ गया, डार्विन भी आ गया, रॉबर्ट हुक भी आ गया। अब यदि आपको पता है कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप किस पे टिक करोगे? रॉबर्ट हुक पे। तो क्वेश्चन सही होगा। नहीं तो आपको शुरू में ही देखो क्या कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन पे आधे तो गए होंगे इस पे ही। दूसरा क्वेश्चन अपना क्या कहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिका अंग अनुपस्थित होता है? जो अभी मैंने आपके दिमाग में जस्ट जितना डालना था उतना डाला मैंने। अब आपको इसमें से देखना है कि सर केंद्रक कला पाई जाती है या माइट्रोकॉन्ड्रिया या नाभिक। अब इनमें से क्या करें? जब मैंने आपको बताया इसमें कोशिका अंग पाया ही नहीं जाता, तो आपको अभी मैंने पूरा ज्ञान नहीं दिया, तो इसीलिए नहीं दिया क्योंकि इसमें पाए ही नहीं जाते। ये समझने की बात है, क्योंकि इसमें सभी पाए नहीं जाते। अब जब अपन अंतर करेंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि किसमें पाए जाते हैं किसमें नहीं पाए जाते। दूसरा भाई, बेटा मैं अब की बार ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ आपके दिमाग में आ जाए, जब मैं टेस्ट लूंगा और गलती से किसी के गलती से कम नंबर आ गए, तो इस चीज का ध्यान रखना आप बहुत। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? किसने किया? अब देख लो, ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन क्या उठेंगे। जैसे मैंने आपको लिखा है ना, लाइन टू लाइन लिखाई है, थ्योरी का कोई मैंने नहीं लिया। क्योंकि मेन बात ये, आपको पेपर फाइट करना है, पीएचडी नहीं करनी इसमें। ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप किसी भी बुक को उठा के देख लेना, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो, अब बताओ कि कौन सा कोशिका अंग इकाई झिल्ली रहित होता है, यानी एकल झिल्ली रहित होता है। एकल है ये बेटा। नहीं, झिल्ली रहित होता है। अब बताओ, इकाई झिल्ली रहित होता है। अब मैंने आपको एक सारणी बनाई थी, एक सारणी में आपको पहले ही डिफाइन कर दिया था कि बेटा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और ये बना हुआ है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे आया है। अब आपको इसमें से देखोगे, आपको अलग अलग ऑप्शन लगेंगे कि यार हरित लवक, हरित लवक में कौन सी पाई जाती है, किलो कौन सी पाई जाती है हरित लवक में? दोहरी झिल्ली पाई जाती है। आपके माइंड में वो सारणी चलनी चाहिए, एकल झिल्ली का तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाना चाहिए आपका, ये ध्यान रखना। अब आपको इसमें कौन सा लगाओगे आप? राइबोसोम। राइबोसोम में झिल्ली रही नहीं पाई जाती, झिल्ली रहित होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, रिक्तका के चारों ओर पाए जाने वाली
कला क्या कहलाती है? बताओ। प्लाज्मोलेमा, ये भी बताऊंगा बेटा। दूसरा देखो तो, जो आता है, जो अभी तक करा दिया उसमें से देखो आप, और उसमें से नहीं आता तो फिर तो आप, अब ये वो क्वेश्चन बताओ। मैंने लाइसोसोम के बारे में बताया, लाइसोसोम में सबसे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन यही है, लेकिन आपको समझने में, चलो आपको थोड़ी बता देता हूँ। लाइसोसोम कार्य क्या करता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थों का अपचयन कर लेता है, अपघटन कर लेता है, और अप जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनका अपघटन करके अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल देता है। तो लाइसोसोम की बात की तो इसमें आपको अपघटनी एंजाइम के बारे में मैंने बताया कि इसमें अपघटनी एंजाइम पाया जाता है। साइड में ब्रैकेट में आपको लिखाया भी है, क्या लिखा है? बिल्कुल। तो मेन बात ये, तो आप इसमें से किसको चूज करोगे? इसमें जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं बेटा। एग्जामिनर का एक मोटिव रहता है कि वो जिस आंसर से, मतलब जो उसको चाहिए ना, जो आंसर मांगना चाहता है वो ये मांग के रहता है। यदि आप गलत करोगे फंसोगे, है ना। अब यदि इसके जगह ये आत्मघाती थैली दे देता, या फिर ऐसे कुछ और ऑप्शन दे देगा, लेकिन उठाएगा कौन सा? कि भाई लाइसोसोम की ही बात करेगा। दूसरी बात करते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है आपको? वह कोशिकांग है जिसका कार्य नई प्रोटीनों का रूपांतरण कर उन्हें लक्ष्य स्थान का मार्ग प्रदान करता है। अब आपका दिमाग चलना चाहिए बेटा। इसमें क्या है, दिमाग की बात होती है। क्वेश्चन तो सारे मैंने आपको करा चुका, एक भी नहीं छूटेगा, लेकिन मेन बात ये की होगी कि आपका दिमाग चल रहा है तो आप सही कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं चल रहा तो आप गलत फंसोगे इनमें। एक चीज समझना, कोई नहीं आएगा मुझे पता है, इसीलिए मैंने लिख दिया था ये कोई नहीं आएगा, मिटा के लिखा है जबकि जबरदस्त। मेन बात ये, मैंने आपको क्या बताया था, आप सोचो दिमाग। मैंने एक बता मैंने एक बात बताई थी बेटा। गोल्जिकाएं होती है, वो भोज्य पदार्थों का क्या करती है? विभिन्न पदार्थों का स्थानांतरण करने के लिए कार्य करती हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, माइट्रोकोन्ड्रिया, क्या माइट्रोकोन्ड्रिया स्थानांतरण का कार्य कर सकता है क्या? आप ऑप्शन देखा करो, फिर काटा करो। माइट्रोकोन्ड्रिया स्थानांतरण का कार्य कभी नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि जब माइट्रोकोन्ड्रिया ही क्या नाम से स्थानांतरण का कार्य नहीं कर सकता, तो इसका कोई नहीं ऑप्शन होने का तो अभी सवाल ही नहीं उठेगा। फिर दूसरी बात, मान लो हरित लवक है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, क्या क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या भोजन का, ये विभिन्न पदार्थों का स्थानांतरण करने का कार्य करता है क्या? वो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है, कभी स्थानांतरण का कार्य नहीं करेगा। तो आपको इसको क्या करना है? रॉन्ग करना है। जब आपके दो ही ऑप्शन कट गए, बचे कितने? दो। तो अपन कोई नहीं को तो छोड़ते ही हैं अभी, क्योंकि कोई नहीं तो पूरे ही गलत होंगे जब जाके करना है। फिर आपको देखना है एंटो एंडोप्लाज्मिक जालिका। अब बेटा ये होती है अंतःप्रदेश जालिका की बात, है ना। अब मैंने क्या क्या था कि कभी इंग्लिश देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको ये तो इंग्लिश में लिखा है, आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, लेकिन मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये कार्य कौन करता है। यदि आपको ध्यान है कि प्रोटीन स्थानांतरण का कार्य कौन करता है, तो आप अंतःप्रदेश जालिका में जाओगे। नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से तो आप कभी तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में करोगे, कभी गोल्जी काए में करोगे, कभी खादोगे। तो सबसे पहले कि मैंने बताया अंतःप्रदेश जालिका में दो सतह होती हैं, एक तो चिकनी अंतःप्रदेश जालिका होती है, एक खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका होती है। खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और उस पे राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण करने का काम करते हैं। तो आप किसको टिक करोगे? एंडो जालिका को। फिर अपन दूसरी बात करते हैं, आ जाओ बेटा। ये टेस्ट नहीं है, ये ध्यान रखना, ये आपकी नॉलेज जानने के लिए है। अब मेरे को पता चल गया कि कौन तो उबासी लेता है, किसी को क्या हो रहा है, किसी का मन है या किसी का नहीं है, उस तरीके के से मैं अभी देखो आपको भी देख लूंगा। तो वो देखो क्या है
कि वे कोशिका अंग जिसमें श्वसन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती है, घटित होती हैं। अब आपको समझना है, क्या समझना है भाई? ऑप्शन में आंतरिक पदार्थ जालिका हो गई, हरितलवक हो गया, और मैं लिख देता हूं ऑप्शन बी, ऑप्शन लिख लो माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया। और सी इनमें से कोई नहीं। अब आपको कैसे पता चलेगा? आपको ये देखना है सर, श्वसन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहाँ आप घटित होती है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। माइट्रोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे? क्रिस्टी में। क्रिस्टी पे क्या होते हैं? ऑक्सीसोम। उनके द्वारा क्या होता है? ऑक्सीकरण की क्रिया होकर एटीपी का निर्माण होता है और कोशिका को ऊर्जा प्रदान होती है। ये चीज मैंने शब्द इसीलिए पकड़े हैं, शब्द पकड़ के आपको पूरी नॉलेज इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर का मेन मोटिव होता है घुमाना आपको। एक बार आप फिसले तो फिसलते ही जाओगे। आप कभी, तीन ऑप्शन ऐसे रहेंगे, एक कुआ होता है ना, तो तीन तो कुएं रहते हैं, एक बचने का ऑप्शन रहता है। यदि आप इनको ही पकड़ लिया आपने तो बच जाओगे, नहीं तो कूदोगे। ध्यान रखना। केंद्रिका का मुख्य कार्य है, ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, गुणसूत्रों का संगठन, जो अभी अभी मैंने आपको दिमाग में डाला था। अपन क्या पढ़ेंगे? डीएनए और आरएनए। आज डीएनए और आरएनए की भी बात कर लेंगे। अब क्वेश्चन, कोशिका कला का तरल मोजेक मॉडल प्रस्तुत किया था, किसने किया था? अब बताओ किसने किया था? सिंगर और निकोलसन ने। अब ऑप्शन की डिमांड मत रखा करो। जब मैं आपको बार बार बता रहा हूं तरल मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तरल मोजेक, तो आपके थोड़े से दिमाग में घुसा लो, इतना सा आई के लेवल बना लो, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से लेके चल रहा हूं। कभी कोई गलती से क्वेश्चन आ जाए तो आपको छूटे नहीं, ये ध्यान रखना। मैं मेरा टाइम वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ आपके ऊपर क्वेश्चन लेके, नहीं अब तक तो मैं कोशिका समाप्त कर चुका होता। जीव द्रव की खोज किसने की? अब आपको मैं बार बार कहता हूं कि जीव द्रव की खोज इसने की, इसने की। अब किसने की बताओ? हाँ भाई। अब ऑप्शन में रॉबर्ट हुक भी आएगा, रॉबर्ट ब्राउन भी आएगा, प्रुकेंजे भी आएगा। किसने की जीव द्रव की खोज? अब आपको मैंने बार बार बताया था कोशिका का भौतिक आधार हक्सले ने किया, जबकि जीव द्रव की खोज पुरकेंजे ने की थी। बेटा ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इनको ध्यान रख लो, ध्यान रखना। नहीं तो जब तक पूरी साइंस पढ़ोगे ना, कम से कम 150-200 आदमियों के नाम निकल जाएंगे, दोस्तों के नाम याद नहीं रहते तो इनके तो कहाँ से रहेंगे फिर। इसीलिए मैं आपको दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ चित्रों के माध्यम से और भी काफ़ी एग्जाम्पलों के माध्यम से, कि आप इनको ध्यान में रखो। मैंने बताया था ये कोशिका होती है, थोड़ा समझ लो, ये कोशिका होती है। कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता है, जो जहां पर ये जीव द्रव भरा रहता है। इसकी खोज किसने की थी? पुरकेंजे ने की थी। जबकि एक सिद्धांत दिया था यह जीवन का भौतिक आधार है, वो हक्सले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बेटा इसका क्वेश्चन हमेशा आता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार मेरा सिर दर्द कर रहा हूं आपके लिए, ये ध्यान रखना। अब दूसरी देखो, माइट्रोकॉन्ड्रिया में किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है? अब देखो ये वही क्वेश्चन है, ये एग्जामों में आए हैं और मैंने बार बार आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि नहीं आता तो फिर ठीक है। बी, डी, बेटा ये आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इनको छोड़ो। आप तो क्वेश्चन का ये ध्यान रखो, मेन मोटिव क्या है अपना, कि अपना क्वेश्चन ठीक हो। दूसरा क्वेश्चन, कोशिका में विभिन्न रूप में कणिकाएं अंतःप्रदि जालिका के रूप में सुविकसित होती हैं, यह सक्रिय रूप में संलग्न होती है, किसमें होती है? मैंने आपको अंतःप्रदि जालिका पढ़ाया। क्वेश्चन एक ही चीज का मेन मोटिव ध्यान रखना। जैसे अंतःप्रदि जालिका पढ़ाया, उसमें मैंने चिकनी अंतःप्रदि जालिका पढ़ाई। मेरी बात को सुनो, इसको हटाओ, इसमें देख रहे हो मेरी बात को सुनी नहीं रही।
अंतःप्रदिश जालिका पढ़ाई मैंने। अंतःप्रदिश जालिका में आपको इतना ध्यान रखना है, पहली बात, ये चिकनी अंतःप्रदिश जालिका पाई जाती है और खुरदरी अंतःप्रदिश जालिका पाई जाती है। अब आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठे, कहीं भी पूछे, तो आपको ये दो चीज ध्यान रखनी है। ये चिकनी अंतःप्रदिश जालिका वसा का संश्लेषण करती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रदिश जालिका राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अब इनमें से चाहे कोई सा भी आपको बस अंतःप्रदिश जालिका दिख जाए बस, लेकिन क्वेश्चन इनमें से ही आएगा। घुमा फिरा के जो भी एग्जामिनर का मेन मोटिव रहता है वो बस आपको अंतःप्रदिश जालिका में से जो उसको पूछना होता है ना वो आपको देगा और आपको पता होगा, लेकिन आप ऑप्शनों के चक्कर में फंस जाओगे। तो इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हाँ ये इसकी बात करना चाहता है, फिर ऑप्शन देखो और ऑप्शन के अनुसार आपको क्वेश्चन करना है। अभी क्या है, पीडीएफ पूरी नहीं है सर, अभी अपनी प्रक्रियाधीन है पीडीएफ पूरी, जिसमें आपको पहले तो आपको एग्जाम के तौर पे मिलेगी, उसका आप एग्जाम देना, उसके तौर पे फिर मैं यहाँ लगाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा एक एक चीज कि हाँ इसमें ये गलती की है आपने, क्यों की है। अब मैं आपसे बात कर रहा था किसकी बेटा, मैं बात कर रहा था प्रोकैरियोटिक कोशिका की। अब मैं आपको समझा चुका, अब मैं एक एक लाइन को आपको समझाऊंगा जो मेरे को आपको दिमाग में कि इसमें से ये क्वेश्चन आता है उसको दिमाग में रखना है। लिखने में इतना टाइम वेस्ट मत किया करो, दिमाग चलेगा, कॉपी कोई खोलने नहीं देगा एग्जाम में, ये ध्यान रखना, पता है ना ये तो अब देखो, पहले क्या करते हैं अपन, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें। मान लो ये कोई जीवाणु की क्या है, कोशिका है। अभी कर रहे हैं बेटा, ये जूम नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है? अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, पहले देखो, कोशिका द्रव पूर्ण कोशिका में फैला हुआ रहता है। अब आपको क्वेश्चनों की बात करता हुआ चलूंगा, ये ध्यान रखना, यदि थोड़ी देर 5 मिनट आपने समझ लिया ना, इसमें से क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, नहीं तो गए फिर पानी ऊपर से। देखो ये क्या होता है, जीवाणु का क्या होता है, कोशिका होती है ना। अब एक कोशिका में एक लाइन को पढ़ो, कोशिका द्रव पूर्ण कोशिका में फैला हुआ होता है, यानी कहने का मतलब ये चाह रहा है कि ये कोशिका है, इसमें पूर्ण रूप से द्रव भरा हुआ रहता है, यानी क्या नहीं पाया जाता इसमें, न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता। डीएनए, यानी न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए और आरएनए, यानी डीएनए आरएनए नहीं पाए जाते। ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एक कोशिका होती है ना प्रोकैरियोटिक, जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो आपको दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है उनको। तो उनमें क्या है, जैसे कि आप लेक्टोबैसिलस, दूध से दही जमाने में काम आता है। मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा, जैसे कि दूध है, गर्म किया आपने, उसमें थोड़ा सा दही लिया, है ना, जिसे क्या बोलते हैं, जावन, जावन बोलते हैं, उसको गेरा, उसमें क्या होते हैं बेटा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, है ना। अब वो अपन उनकी संख्या कितनी सी डालते हैं, थोड़ी सी संख्या डालते हैं। अब वो क्या करते हैं, उनमें संख्या की अपनी वृद्धि कर करके इतना सारा वृद्धि कर लेते हैं कि वो पूर्णतः वो दूध होता है उसको क्या बना देते हैं, दही के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उनकी बात बता रहा हूं कि उनमें क्या पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता, है ना। ये क्या है, कोशिका पूर्ण रूप से मतलब कोशिका में ही जो जीव द्रव है वो फैला हुआ रहता है, ये प्रोकैरियोटिक। दूसरी अपन अंतर करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, उसमें डीएनए भी पाया जाता है और पूर्णतः विकसित होता है। एक चीज समझ में आई। अब अंतर में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है, तो आपको इसमें से दे देगा, कोशिका ध्रुव पाया जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें कोशिका ध्रुव कोशिका में फैला हुआ रहता है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो समझने की कोशिश करना। केंद्रक कला व केंद्रिका अनुपस्थित होती है, मैंने आपको समझाया जो केंद्रक की ही अनुपस्थित होगा तो उसमें केंद्रक कला पाई नहीं जाएगी, तो केंद्रक तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती है, जबकि किसमें,
यूकेरियोटिक यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में उपस्थित होती है। दूसरी बात, डीएनए स्टोन प्रोटीन रहित होता है। डीएनए में एक, जैसे कि अभी मैं आपको डीएनए पढ़ाऊंगा, डीएनए की संरचना कुछ ऐसी होती है, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। अब इस डीएनए की संरचना में स्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तो पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक की बात करें, जीवाणु की बात करें, नील हरित शैवाल की बात करें, माइकोप्लाज्मा की बात करें, इनमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन इसी से कैसे बनेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसमें डीएनए स्टोन प्रोटीन रहित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में स्टोन प्रोटीन होता है। दूसरी बात, मैंने अभी आपको बताया था कि गोल्जी काय, अंतःप्रदिजालिका और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? अनुपस्थित। क्वेश्चन ऐसे ही बना था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। यदि आपको पता होता कि माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, अंतःप्रदिजालिका और गोल्जी काय अनुपस्थित होते हैं, तो आपका कोई का माई का लाल नहीं था जो आपके नंबर काट दे। तो मेन फोकस ये चीज पे कि क्या तो उपस्थित होता है और क्या उपस्थित नहीं होता। अब आपको समझू क्यों उपस्थित नहीं होता सर, क्या कारण है इसका? कारण भी तो जरूरी है। कारण ये है, जीवाणु होते हैं, वायरस होता है, वो कभी, मैंने आपको एक लाइन पहले ही दिमाग में डाल दी थी, बेटा ये सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी होता है। जैसे कि कोरोना वायरस चला, कोरोना वायरस में अपन ने मास्क बांधे। वायरस ऐसा होता है क्योंकि वो अपने अंदर शरीर में जाएगा, बॉडी में जाएगा, तो वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद में उसकी क्रियाएं चालू हो जाती है। यदि वो अपने बाहर कहीं भी हो तो वो निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, यानी निर्जीव अवस्था में पाया जाता है। जब आदमी ही वो निर्जीव अवस्था में पाया जाए जीवाणु, तो उसमें किसकी आवश्यकता है, कि उसमें ऊर्जा की क्यों आवश्यकता है, क्या काम करेगा? मान लो कोई पत्थर है, वो पड़ा है, निर्जीव वस्तु है, अब उसको क्या आवश्यकता है ऊर्जा की, कि वो ऊर्जा भी ले, ऊर्जा बनाए भी। वो उसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है कि प्रोटीन बनाएगा या फिर वो विभिन्न पदार्थों का परिवहन करेगा, कोई आवश्यकता नहीं है ना उसको। तो इसी प्रकार जब आवश्यकता नहीं है वो चीज उसमें अनुपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये उपस्थित होती है। क्यों उपस्थित होती है? कारण, क्योंकि जंतु कोशिका होती है, उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी निर्माण की आवश्यकता होती है, श्वसन भी करता है, तो श्वसन क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होती है, तो इसलिए उसमें उपस्थित होता है। पहला क्यों और क्या, इसका आंसर क्लियर कर लो आप। आपको ये, आप दिमाग में से फिसल भी जाओ ना, यदि फिसल जाए आपके दिमाग में से कि गोल्जी काय, अंतःप्रदिजालिका, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें तो उपस्थित होती है तो किसमें उपस्थित नहीं होती, तो आप सीधा सा ध्यान रखना कि जीवाणु एक निर्जीव होता है, निर्जीव और सजीव की योजक कड़ी के रूप में काम करता है। जब निर्जीव है तो उसे क्या काम की माइटोकॉन्ड्रिया की कि जो ऊर्जा बनाएगा, क्या काम उसको गोल्जिकाओं की, अंतःप्रदिजालिका की जो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, वसा का संश्लेषण करेगा, तो जिसको काम ही नहीं है तो उसको उसकी आवश्यकता ही नहीं होती, तो इसमें तो अनुपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में यह उपस्थित होता है। पॉइंट क्लियर? ओके, अब चलें। अब देखो, श्वसन तंत्र, देखो जीव द्रव कला में उपस्थित होता है, जीव द्रव कला उपस्थित होती है। मैंने क्या कहा, ये जीव द्रव कला होती है, ये तो उपस्थित होती है, नहीं तो फिर तो ऐसे ही बह जाएगा जीव द्रव। तो यानी ये कला उपस्थित होती है, इसमें भी उपस्थित होती है, उसमें भी उपस्थित होती है। कई बार कंफ्यूज करेगा आपको ये वर्ड, इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बेटा चित्रों के माध्यम से समझ लोगे तो ठीक है, वरना आप जानो, आपका काम जाने। अब ध्यान रखना कि प्रकाश संश्लेषण क्रोमोटोफ, बेटा क्यों आवाज कर रहे हो, क्रोमेटोफोर के द्वारा होता है। अब एक चीज समझना कि जब जीवाणु है, मान लो वो निर्जीव और सजीव की योजक कड़ी है, लेकिन उसको थोड़ी बहुत तो एनर्जी या फिर
सब में एनर्जी की तो आवश्यकता होती है। जब वो प्रकाश संश्लेषण करता है तो उसमें क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर पाया जाता है। जबकि अपन बात करें जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या पाया जाता है, और मैंने कहा था ये क्वेश्चन तो याद रखो नालायक हो, कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट से होता है। गधो हो गए बिल्कुल। ध्यान ध्यान दो बेटा, ये कंफ्यूजन वर्ड है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर नहीं समझ रहे। इतना सा पता नहीं है मैंने, जबकि 3 बार बोल चुका कि प्रकाश संश्लेषण का ध्यान रखो नालायक हो, और तो कुछ मतलब। तो यही तो, अरे अच्छा अच्छा, वो मुंह पे नहीं आ रहा था, जीभ पे अटक रहा था नाम। अरे वाह। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण इसमें किसके द्वारा होता है, क्रोमेटोफोर के द्वारा। अब ये नाम ध्यान कर लो, ये तो जबान पे आ जाना चाहिए। कहीं ये भी कहते सर आ रहा था, वो तो चल रहा था, प्रोसेस आ रहा था, ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। एक चीज, अब मैंने आपको बताया माइट्रोकॉन्ड्रिया में 80 एस प्रकार के लिखा है मैंने, है ना, और जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें 70 एस प्रकार के लिखा है। अब कुल मिला के बात करना चाहता हूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें क्या पाए जाते हैं, 70 एस प्रकार के भी पाए जाते हैं। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 80 एस प्रकार के और 70 एस प्रकार के दोनों होते हैं। 80 एस प्रकार के माइट्रोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जबकि 70 एस प्रकार के क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। बेटा यहां तक तो लिखो अपन, मैं आपको न्याय डिफाइन कर देता हूं, नहीं तो ऐसे बोलोगे आप कि सर ने अंतर तो करा ही नहीं। क्या करना है आपको, एक लाइन खींचनी है सुंदर और शानदार। वापिस रिवाइज कर लो लिखते लिखते। कोशिका द्रव पूर्णतः कोशिका में फैला हुआ होता है। अब इसमें क्या बात करेंगे, यूकेरियोटिक की। यूकेरियोटिक की बात करेंगे तो अब क्या लिखोगे, इसमें क्या है, इसमें क्या है, कोशिका, बेटा बात मत करो, कोशिका द्रव पूर्ण कोशिका में फैला हुआ होता है, जबकि इसमें कोशिका द्रव बाह्य कोशिका व आंतरिक कोशिका के मध्य में होता है। तो लिखो, कोशिका द्रव बाह्य कोशिका व आंतरिक कोशिका के मध्य होता है। लिखो जल्दी बेटा, फिर वो धीरे धीरे चलेगा ही, फिर माइट्रो वो क्लोरोप्लास्ट, ये आ रहा है सर बाहर से आ रहा है जब बताएंगे। लिख लो, केंद्र कला व केंद्रिका अनुपस्थित होती है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, जबकि इसमें क्या है, इसमें उपस्थित होती है। आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कॉपी भी मैं कभी कभी देख लेता हूं बाई चांस। इसमें डीएनए स्टोन प्रोटीन रहित होता है, जबकि इसमें क्या है, पाया जाता है। एक चीज का, उतार लो भाई उतार लो। प्रोटीन क्या होता है, पाया जाता है। और जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और ये नहीं बता पाए तो फिर वो ध्यान रखना, अभी नहीं बता पाए पर तुम सोचने की बात है। मैं तो आगे तक ले गया, क्लोरोप्लास्ट की तो पूरी संरचना बता दी, आपको ये नहीं पता कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है क्लोरोप्लास्ट। अब बताओ कैसे बढ़ाऊं तुमको आगे। इसमें गोल्जिकाएं, अंतःप्रतिजालिका या माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, जबकि इसमें सभी कोशिका अंग, कोशिकांग
सुनो, एक चीज मेरे अभी दिमाग में है, चलो उतारो उतारो। अब कोशिका अंग में ये ध्यान रखना, कोशिका अंग में क्या क्या आ जाते हैं, सारे चीज आ जाते हैं जो मैंने सारणी में लिखा है। क्या आते हैं, क्लोरोप्लास्ट आता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया आती है, अंतःप्रतिजालिकाएं आती हैं, गोल्जिकाएं आती हैं, रिक्तिकाएं आती हैं, सूक्ष्मकाएं आते हैं, इधर को राइबोसोम आते हैं, तारकाएं आते हैं, यानी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करते हैं, कोशिका विभाजन में सहायक है। ओके, अब की बार नहीं बताया, ध्यान रखना, मैं चल जाता अब तक। प्रकाश संश्लेषण में इसमें क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, और इसमें क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, ये माइंड में बैठा लेना, ये ध्यान करके। यदि किसने जंतु कोशिका में बता दिया मेरे को क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो वो सच में ही धूप में खड़ा रह के भोजन निर्माण करके मेरे को देगा। पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जो क्या कार्य करता है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। ये मैं इतना मटेरियल दे रहा हूं ना, ये आपको क्वेश्चन मैंने अभी बताए और आगे भी बता दूंगा आपको, ये क्वेश्चन ऐसे कैसे मिलेंगे। और किसी भी एग्जाम के उठा के देख लेना बेटा, ये क्वेश्चन आएंगे 100%। ये आप सीरियस तरीके से लो। जैसे कि आईसीयू में भर्ती होते हैं ना, फिर तो सारी चीज लाओ, है ना, सारी मशीन लगा दो, सारे डॉक्टर को ला दो, सब चीज ला दो, पर मेरे को ये इलाज चाहिए। उसी प्रकार मेरे को भी इलाज चाहिए, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, नहीं तो आप भी वेंटिलेटर पे जा सकते हो। इसमें राइबोसोम 70 प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि इसमें राइबोसोम क्या पाए जाते हैं, बिल्कुल 70 व 80 के होते हैं। बेटा ये जरूर ध्यान रखना, 70 किसमें होते हैं और 80 किसमें होते हैं। 70 क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, जबकि 80 माइट्रोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अब ध्यान रखना, एक कि मान लो ये कोई कोशिका है, आपको दिख रहा है। अब मैं बताऊं कि इस कोशिका में कोशिका द्रव गति करता है। अब जब अपन जंतु कोशिका की कोशिका लेते हैं और उसे माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं, तो उसमें क्या है, कोशिका द्रव गति करता हुआ नजर आता है। जबकि जो अपन जीवाणु की कोशिका लेते हैं, नील हरित शैवाल की कोशिका लेते हैं, उसमें वो गति करता हुआ नजर नहीं आता। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कोई प्रॉब्लम? जी बिल्कुल। अब आपको समझ में आया कुछ कुछ कि भाई जीवाणु होता है, उसमें क्या पाया जाता है, क्या अंतर होता है जीवाणु में, नील हरित शैवाल में, या आप कहें सीधा सिंपल कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। बेटा यूकैरियोटिक में ये जरूर लिख लेना, ये पादप व जंतु में ओके। अब अपन समझते हैं एक चीज और, अब थोड़ी सी ज्ञान की बात करते हैं। अभी उतार लेना, 2 मिनट ज्ञान की बात करो, ज्ञान पहले बाद में उतारना। सुनो जी, कोशिका क्या दिखता है ना, दिखता क्यों नहीं है बेटा।
अरे गति करता हुआ मतलब माइक्रोस्कोप के माध्यम से जब उसे देखते हैं तो कोशिका द्रव जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका होती है ना बेटा, उसमें क्या है, वो गति करता हुआ नजर आता है। गति करता मतलब चलता हुआ, थोड़ा ऐसे मोशन करता हुआ नजर आता है। लेकिन अपन जब जीवाणु की कोशिका देखते हैं तो उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, वो गति करता हुआ नजर नहीं आता है। इस बात को मैं आपको समझाना और दिमाग में बैठाना चाहता हूँ। हाँ भाई, अब थोड़ी सी बात करते हैं अपन। अब क्या पढ़ेंगे, जैसे सुनो, मान लो ये कोशिका है कोई। हाँ भाई, समझ लो कोशिका है। कोशिका की भित्ति की खोज किसने की? अब ये कोशिका क्या है? कोशिका भित्ति। इसमें क्या पाया जाता है? कोशिका क्या पाया जाता है? द्रव। कोशिका द्रव की खोज किसने की? और जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? और इसके अंदर ये क्या पाया जाता है? केंद्र। केंद्र की खोज किसने की? अरे वाह। अब इस केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए। सबसे ज्यादा यही मिलता है, ये डीएनए और आरएनए। अब इनकी बात करेंगे, आखिर ये डीएनए होता क्या है, आरएनए होता क्या है। दूसरी बात अपन ये करेंगे कि अपने डीएनए से यदि ये क्राइम वाले होते हैं, जो ये होते हैं, ये अपने डीएनए को कैसे मैच कर लेते हैं कि ये अपना डीएनए है, ये अपने शरीर का डीएनए है, उसकी आज बात करेंगे। कल बात करेंगे, आज टाइम हो चुका है। अब थोड़ा सा ये चीज समझना है, जो दिमाग में बैठाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल इधर उधर नहीं देखे जालियों की तरफ, या फिर कोई और नहीं देखे। तो ये क्या है, क्रोमेटिन पदार्थ होता है, यानी गुणसूत्र। ये ऐसा दिखाई देता है। अब जब इसकी संरचना देखे तो ये कुछ ऐसी नजर आएगी आपको। पहली चीज अपन देखेंगे, क्या देखेंगे कि बेटा जब ये डीएनए होता है, जब ये डीएनए होता है, एक डीएनए किस प्रकार राइबोसो आरएनए का निर्माण करता है और किस प्रकार किसका निर्माण करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है। और राइबोसोम से कैसे प्रोटीन का निर्माण हो करता है, और पूरी संपूर्ण कोशिका को कैसे प्रदान करता है। अब थोड़ी सी बात जो मैं दिमाग में डालना था कि अपने 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, होते हैं। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, 20 अमीनो अम्ल होते हैं। 10 अपने शरीर में होते हैं जो अपनी बॉडी काम में लेती रहती है। 10 होते हैं अमीनो अम्ल जो अपन कहाँ से प्राप्त करते हैं? बाहर से। जैसे कि अपन ने भोजन किया, अब भोजन करने के बाद अपन ने उनको बाहर से प्राप्त किया। अब समझो, अब उनके लिए अपन क्या करते हैं? भोजन करते हैं। अब सुनो कि 10 अमीनो अम्ल क्या पाए जाएंगे हमारे शरीर में, 10 अमीनो अम्ल क्या करेंगे? बाहर से करेंगे, और फिर जाके अपन प्रोटीन का निर्माण करेंगे। 20 अमीनो अम्ल मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करती है। ये जनरल क्वेश्चन है। मान लो 20 अमीनो अम्ल मिलके किसका निर्माण करती है? एक प्रोटीन का निर्माण करती है। अब एक थ्योरी समझो कि आरएनए, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल फुल फॉर्म, यदि ये पता नहीं हो तो फिर भी ध्यान रखना, आप मुझसे शायद पंगा हो सकता है आपका। तो आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब ये क्या करता है इसमें भाई, क्या है कि तीन चीजें पाई जाती है। जैसे कि आरएनए मान लो एक कोई नाम है, ग्रुप है, इसमें एक चीज पाई जाएगी एमआरएनए, एक पाई जाएगी टीआरएनए, और एक पाई जाएगी राइबोसोम आरएनए, यानी आरआरएनए। अब इनके बारे में अपन खोल के संपूर्ण जानकारी लेंगे। अब सुनो मेरी बात, जैसे कि आपने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद में आपके 10 अमीनो अम्ल दिखे। अब दिखने के बाद में राइबो आरएनए क्या करता है? एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, वो क्या करता है? उन 10 अमीनो अम्लों को पहचानने का काम करता है कि भाई हाँ, आज तो टेस्टी भोजन किया है बच्चे ने, और आज तो 10 अमीनो अम्ल प्राप्त किए हैं, तो उनको क्या करता है? पहचान लेता है।
कि ये चीज़ मेरे काम की आ गई। 10 अमीनो अम्लों को पहचानने के बाद में अब ये जाएगा यहाँ पे राइबोसोम के बारे में कि लो पकड़ो, ये 10 अमीनो अम्ल आए हैं, इनका प्रोटीन बना दो। तो बेचारे मान लो और भी 10 अमीनो अम्ल आ गए, आपने दोबारा खाना खाया और भी 10 अमीनो अम्ल आ गए, तो फिर ये तो चल जाएगा। फिर उनको देखने का काम कौन करेगा, उनको पहचानने का काम कौन करेगा? तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया। कैसा ग्रुप? कि भाई mRNA आया। mRNA क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, यानी संदेश भेजने का काम करता है। तो ये क्या करता है, जैसे भोजन खाया, इसको पता चला कि आज तो टेस्टी भोजन आया है, 10 अमीनो अम्ल है, तो इनने पहचान लिया। पहचान के तुरंत किसको इंफॉर्मेशन देगा? ट्रांसफर आरएनए को। ये कहेगा ट्रांसफर आरएनए कि भाई तू आ जा और ये 10 अमीनो अम्ल आए हैं, इनको ले जा, और ले जाके किसको दे दे? राइबोसोम को, जो इनका क्रियाक्रम कर दे और प्रोटीन का निर्माण कर दे। तो ये mRNA को दे देता है। फिर ये दोबारा देखता रहता है, तलाश में रहता है कि 10 अमीनो अम्ल देखे और आए क्या अमीनो अम्ल। तो ये क्या है, क्या किसका काम करता है? मैसेज भेजने का, खोजने का काम करता है। अब इनके बारे में अपन कल डिटेल टू डिटेल पढ़ेंगे, एक एक के बारे में, एक एक को पकड़ेंगे, उनको लिटाएंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, फिर जाके अपन बढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।